1813 के आज्ञा पत्र में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या थे, जो ये प्राचीन पाश्चात्य का विवाद चल रहा था, इसमें कुछ लोग कुछ कह रहे थे तो कुछ लोग कुछ कह रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें भारतीय ही विद्वान थे, इसमें इसमें कौन थे, अंग्रेज लोग ही आपस में ही बातें कर रहे थे कि हाँ इसमें ये चीज होना चाहिए, इसमें ये चीज होना चाहिए। जो भी कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका ये कहना था। तो इसमें लगभग 10 मेंबर थे। तो देखिए चलिए देखते हैं, जो प्राच्य है, प्राच्य में भी 5 सदस्य, और पाश्चात्य यानी आंग्लवादी जो थे इसमें भी 5 सदस्य। तो देखिए इनका माध्यम क्या था प्राच्य में भाषा का, फारसी, अरबी और संस्कृत था। ठीक है, और इसको भारतीय शिक्षा भी कहा जाता है। और जो इसकी विषय वस्तु थी कि इसके साथ और क्या ज्ञान शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसकी विषय वस्तु थी भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन। ठीक है, यानी कि इसमें यह था कि जो भारतीय लोग हैं, हम लोग उनको उनके मतलब साहित्य से संबंधित भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो जो भारतीय ज्ञान है, जो विज्ञान दर्शन है, उसकी भी शिक्षा उनको दिया जाना चाहिए। तो इसके जो मुख्य समर्थक थे, देखिए कौन है, प्रिंसन है, जेम्स प्रिंसेप हैं, थॉमस प्रिंसेप हैं। ठीक है, ये किसके हैं, प्राच्यवाद के समर्थक, जो अभी बात हो रही थी। ठीक है, अब पाश्चात्य में देखिए, इसमें जैसा कि पाश्चात्य का मतलब ही है कि विदेशी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो इसके जो समर्थक थे वो थे मुनरो, एटकिंसन, ट्रेवेलियन, बेंटिंग, मैकाले। ठीक है, और ये इसमें इनका जो विषय वस्तु क्या है, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, साहित्य। यानी इनका फोकस क्या था कि जो पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान, साहित्य है उस पर फोकस किया जाए। अगर हम लोग उस पर फोकस करेंगे और हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारे विज्ञान को, साहित्य को अगर भारतीय समझ जाएंगे तो फिर हमको यहाँ पे व्यापार करने में और शासन करने में सुविधा रहेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये पाश्चात्य में जो मैकाले वगैरह थे, तो मैकाले वगैरह का कहना भी बहुत वैसा था कि जैसे मैकाले कहना ये था कि हमारी जो यूरोपीय जो पुस्तकालय की एक अलमारी है, तो वो भारतीय जितने भारतीय जो साहित्य है, तो भारतीय साहित्य हमारे यूरोपीय अलमारी मतलब एक अलमारी के बराबर है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन लोगों का ये ही मोटो था कि हमें अंग्रेजी शिक्षा के साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना है, और हमें कंपनी के द्वारा यहाँ पे व्यापार भी करना है, और कहीं न कहीं यहाँ पे हमको लंबे समय तक शासन करते रहना है। ठीक है, तो ये 1813 के अंतर्गत हम लोगों ने देखिए अभी पढ़ा, प्राच्य पाश्चात्य। ध्यान दीजिएगा सारी चीजों को। अब देखिए नोट में मैंने कुछ लिखा है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। नोट में क्या है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का जो अधिकार पत्र है उसे क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये जो 20 वर्षों के लिए बढ़ेगा तो कब आएगा, 1833 का आज्ञा पत्र है ना। आगे देखिए, कंपनी से व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। यानी कि जो कंपनी से व्यापार करने का जो अधिकार था कंपनी का, कहीं न कहीं उससे क्या कर लिया जाता है, वो इस एक्ट के अंतर्गत कहीं न कहीं उससे क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चीन के साथ व्यापार के संबंध और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध 20 वर्षों के अधिकार प्राप्त था। यानी जो चीन के साथ था और पूर्वी देश के साथ था, तो वो कहीं न कहीं चाय का व्यापार इनका 20 वर्षों के लिए मतलब आगे बढ़ गया था। ठीक है, फिर देखिए, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। जो जब कंपनी के एकाधिकार को हटा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसी 1813 एक्ट में ही सभी ब्रिटिश नागरिक जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, भारत में व्यापार का द्वार खोल दिया जाता है कि भाई आओ तुम भी व्यापार कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। तो जितने भी यूरोपीय ईसाई थे, ईसाई मिशनरी थे, जितने भी देश थे, जितने भी लोग यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, मतलब सभी नागरिकों के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर क्या कर दिया गया कि व्यापार का मार्ग खोल दिया गया कि भाई आकर तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ईसाई मिशनरियों या ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई। यानी कि ईसाई जो पादरी जानते होंगे आप लोग, फादर को कहते हैं ईसाइयों में। तो जो ईसाई मिशनरियों को के जो फादर थे उनको भारत आने की सुविधा मिल गई। क्यों? क्योंकि अगर ये भारत आएंगे तो कहीं न कहीं ये अपने धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और देखिए इसी में क्या होता है कि जब 1813 का जो एक्ट है, इसी के तहत कलकत्ता में सबसे पहले गिरजाघर खोला गया था। ठीक है, और यही रीजन है कि उस समय
जब व्यापार करने का मार्ग खुला तो सारे जो भी ईसाई मिशनरी थे और जो भी यूरोपीय देश के जो भी यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो सभी यहाँ पर आए, है ना। तो कहीं ना कहीं उस समय क्या हुआ कि जब पादरियों की संख्या बढ़ी, ईसाई धर्मों की संख्या बढ़ने लगी, मतलब ईसाई धर्म को लोग अपनाने लगे, तो उस समय उसी समय की बात है कि कलकत्ता में गिरजाघर खोला गया था। 1813 एक्ट की बात है, ठीक है। आगे देखिए, 1813 चार्टर शिक्षा पर व्यय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की जाए, यानी कि ये अभी हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि 1813 में ही 1 लाख रुपए की बात की गई है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि 1 लाख रुपए कौन से एक्ट के अंतर्गत कही गई है, तो आप लोग 1813 आंख बंद करके लगा लेना, ठीक है। आगे देखिए क्या है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई, यानी भारत में अंग्रेजी जो साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति है वो पहली बार स्पष्ट की गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जो विवाद छिड़ा था, इसमें ये चीजें तो हमारे यहाँ जो भारतीय विद्वान राजा राम मोहन राय और भी जो विद्वान थे, कहीं ना कहीं ये लोग समझ गए थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से अंग्रेजी भाषा को विस्तृत रूप देना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और चलिए ठीक है, जो अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से मिलते हैं। और आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हो भी गया, कोई बात नहीं, बट आप लोगों को नोट्स भी मतलब अवेलेबल है और साथ में समझ में भी आया होगा। और ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।